मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और वह टॉपिक है गुड गवर्नेंस के ऊपर। गुड गवर्नेंस, जिसे हिंदी में आप कहते हैं सुशासन। और यह जो टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नो डाउट कि अगर आप मेंस में इसके टॉपिक को ढूंढेंगे तो आपको जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर में इसकी तलाश करनी पड़ेगी। गुड गवर्नेंस की आप जानते हैं कि सेकेंड पेपर में ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकेंड पेपर में ही जुडिशरी है, सेकेंड पेपर में ही गवर्नेंस है और सेकेंड पेपर में ही सिविल सर्वेंट्स हैं। तो जाहिर है कि ये सब मिलकर के ही गुड गवर्नेंस का दायित्व निभाते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक दो तथ्य आप सबसे कहना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो उस समय आपके दिमाग में बिल्कुल यह इंस्ट्रक्शन जाएगा, जो सही भी होगा, वो ये कि यार ये तो पूरी तरह से मेंस का टॉपिक है। जिस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, जिस तरह से आप तथ्यों को पढ़ेंगे, पॉइंट्स नोट करेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें प्री की दृष्टि से प्रश्न बन ही कैसे सकते हैं। आपको लगेगा क्योंकि तथ्य उस तरह के नहीं हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि नहीं, यह टॉपिक प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और गुड गवर्नेंस की समझ को लेकर के प्री में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि गुड गवर्नेंस के कितने तत्व होते हैं, उनमें से निम्न में से कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व काम नहीं कर रहा है। इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। खासकर इस तरह के टॉपिक पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस टॉपिक की मूल आत्मा की समझ पर आधारित होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मूल आत्मा की समझ पर। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही उठा करके देख लीजिए, राज्य क्या होता है इस पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मौलिक अधिकारों पर प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब ये तो सब संविधान का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रेट तरीके से नहीं पूछे जाएंगे कि अनुच्छेद 19 बिन ब्रैकेट 1 किससे संबंधित है। नहीं नहीं, प्रश्नों में बेसिकली वो ये जानना चाहेंगे कि आप इसकी आत्मा तक पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। तो यही बात बिल्कुल गुड गवर्नेंस पर भी लागू होती है, क्योंकि आप मत भूलिए कि आप यही करने जा रहे हैं। सिविल सर्वेंट बन करके आपको यही करना है। तो क्या जो आपको करना है उसके बारे में आपकी समझ बहुत गहरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इसको लेकर के ऑनलाइन लेक्चर मैंने अवेलेबल करा रखा है। तो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्पेशली इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को हल्के फुल्के तरीके से मत लें, क्योंकि सामान्यतः दिखने में ये टॉपिक बहुत हल्का फुल्का सा है, लेकिन ये है नहीं। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए अब सीधे सीधे इस पर बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस में ऐसा क्या कुछ हुआ है कि इसे करेंट अफेयर्स के अंतर्गत मैंने शामिल किया है। एक बात और, ये टॉपिक बहुत ही स्टैटिक किस्म का है। आप भी लिखेंगे, अगर मेंस में पहुंच गए तो मैं मेंस की बात कर रहा हूं, दूसरे लोग भी लिखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका जो आंसर होगा वो दूसरों की तुलना में बेहतर कैसे हो सकता है। वो कौन सी बात होगी जो आपको बेहतर बनाएगी? करेंट अफेयर्स, यानी कि क्या उस टॉपिक से घटी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, और यदि घटित हुई है तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं, और यदि आप जानते हैं तो क्या आपने उसका उपयोग अपने आंसर राइटिंग में किया है। जो थोड़ी सी भी इसकी झलक दे देगा, उसके जो स्कोर होंगे दूसरों की तुलना में बेहतर हो जाएंगे। और आप इस बात को जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है वही तो मुख्य परीक्षा है। वहाँ जो प्रतियोगिता होती है बहुत टफ प्रतियोगिता होती है। वहाँ आपको एक एक रन के लिए जान लगा देनी पड़ती है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। और इस भाग दौड़ का जो सबसे जो प्यारा हिस्सा होता है, जो सबसे गारंटेड हिस्सा होता है,
जो आपके मार्क्स को इंश्योर करता है दोस्तों, वह करेंट अफेयर्स होता है। तो आप मुझे बताइए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको जानकारी है कि गुड गवर्नेंस के बारे में अभी करंट में कौन सी घटना घटित हुई है? शायद ना हो और शायद हो भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके आधार पर आप इसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कितनी पुख्ता तैयारी है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हमारे देश में मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ था, चीफ सेक्रेटरीज। तो आपको मालूम होने चाहिए कि चीफ सेक्रेटरीज क्या होते हैं। चीफ सेक्रेटरीज हर राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और टॉप ब्यूरोक्रेट्स होता है चीफ सेक्रेटरी। जैसे केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वैसे ही चीफ सेक्रेटरी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं उनका सम्मेलन हुआ। छोटा मोटा सम्मेलन नहीं है। और इस सम्मेलन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी सीईओ ऑफ द कंट्री, हालांकि सीईओ कहना सही मुझे नहीं लगता है, ये कारपोरेट का वर्ड है, हमारे देश के मुख्य कार्यपालक है वो, राइट। उन्होंने संबोधित किया है। इससे किसी भी सम्मेलन का क्या वजन है, क्या महत्व है, ये इंगित होता है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने अपने गवर्नेंस को गुड बनाने के लिए दो शब्दों का उल्लेख किया, दो शब्दों का गुड गवर्नेंस के लिए, P2 G2। P2 P2 क्या है? प्रो पीपल और प्रो एक्टिव। प्रो पीपल का मतलब है कि आप जन कल्याणकारी के काम के लिए आगे आइए, प्रो पीपल होइए। देखिए कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, समझिए कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। जब आप नीतियां बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि कैसे वे नीतियां हमारे देश के लोगों के कल्याण के लिए होंगी, प्रो पीपल। और फिर दूसरा शब्द है प्रो एक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि चुपचाप बैठे मत रहिए कि जब कोई आएगा तब आप करेंगे। आप अपनी तरफ से एक्टिव होइए। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, और आपको लगता है कि ये समस्याएं हैं तो उन्हें अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश कीजिए, किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए। प्रोएक्टिव, ये हो गया P2, प्रो पीपल एंड प्रो एक्टिव। जो डेमोक्रेसी है वो प्रो पीपल ही तो है, प्रो पीपल का, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी उन्हीं के लिए काम करने का एक यंत्र है। तो सीधी सी बात है कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखिए कि बिल्कुल स्ट्रेट है कि जब आप लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे तो गुड गवर्नेंस होगा। इसके बाद देखिए G2, ये G2 क्या है? इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि भाई G2 क्या है। बहुत सरल है, G2 गुड गवर्नेंस। यानी कि अगर आपको गुड गवर्नेंस को हासिल करना है तो आपको P2 होना पड़ेगा, प्रो पीपल होना पड़ेगा और प्रो एक्टिव होना पड़ेगा। दोस्तों, एक मॉडल अभी आया है हम सबके सामने, ई फाइलिंग का मॉडल। ये राजस्थान ने शुरू किया है, ई फाइलिंग का मॉडल। तो राजस्थान की सरकार ने एक पोर्टल बनाया है राजकाज के नाम से। इस पोर्टल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि प्रदेश के जितने भी नोट शीट होते हैं सरकार के, वो सब इस पोर्टल पर डाल दिए जाते हैं, इस पोर्टल पर होते हैं। आपको मालूम है कि सरकार में जो काम होते हैं वो फाइल से होते हैं, फाइल से। फाइल या तो ऊपर से नीचे चलती है या नीचे से ऊपर चलती है, उसे कहते हैं नोट शीट। फाइल चली, अब इस पोर्टल में ये दिखाई देता रहेगा हमेशा, आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये नोट शीट अभी कहाँ है, वहाँ कितनी देर तक रुकी हुई है, कितने घंटे तक फंसी हुई है, कब वहाँ पहुँची थी और कब वहाँ से उसका निस्तारण हो गया, यानी कि कब वहाँ से वह आगे बढ़ गई, राइट। इसका मतलब है कि ट्रैकिंग कर रहे हैं आप। जैसे आजकल आप देखिए कि जो ओला उबेर वगैरह आए हुए हैं ना, तो आप बाकायदे ट्रैकिंग कर सकते हैं कि ये कार अभी कहाँ पहुँची है, यहाँ तक पहुँचने में क्या टाइम लगेगा, कहाँ फंसी हुई, आप ट्रैक कर सकते हैं। कुरियर को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो कुरियर भेजा हुआ था वो कहाँ है, कहाँ कब पहुँचेगा, ट्रैक कर सकते हैं। ये फाइल की ट्रैकिंग है। तो दोस्तों, जब इसे लागू किया गया
तो इसके बहुत गजब के परिणाम हमारे सामने आए। एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, ये केस स्टडी है। सोच करके देखिए कि जनवरी 2024 में मुख्य सचिव से शासन के सचिव तक, अब मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि मुख्य सचिव से शासन के सचिव का क्या अर्थ है, वक्त इतना नहीं है। मुख्य सचिव से शासन के सचिव तक के अधिकारियों को एक नोट शीट को पूरा होने में, निस्तारण करने में 24 घंटे 41 मिनट का समय लगता था। स्टडी की गई बकायदे, जो दिसंबर में घटकर केवल 3 घंटे 47 मिनट रह गए। इस आंकड़े को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। अगर एग्जाम में आप लिखेंगे तो पहले क्या स्थिति थी, 24 घंटे 41 मिनट, और वो घट करके दिसंबर में कितनी रह गई, 3 घंटे 47 मिनट, यानी कि लगभग 6 गुना तेजी से काम हुआ। इसके बाद हम जिला के स्तर पे लें, जहां कमिश्नर से चल करके फाइल कलेक्टर होते हुए नीचे तक पहुंचती है। वहां देखिए क्या हुआ, वहां बहुत ही गजब का काम हुआ। पहले जो समय 31 घंटे 22 मिनट लगता था, वह घट करके 1 घंटा 9 मिनट, और जो कलेक्टरों का समय था वो 36 घंटे 56 मिनट से घटकर मात्र 2 घंटे 20 मिनट हो गया। यानी कि वहाँ के कार्य निष्पादन में 15 से 20 गुना तेजी आई। कल्पना करके देखिए। और ये चमत्कार हुआ कैसे है, सिर्फ ई फाइलिंग के कारण, ई गवर्नेंस के कारण। यानी कि जो नोट शीट है वो बकायदे पोर्टल पर दिखाई दे रही है कि अच्छा ये मामला कहाँ अटका हुआ है, ये मामला कहाँ फंसा हुआ है, ये कब क्लियर होगा, कब क्लियर हो सकता है, इतना समय क्यों लगा, सारी बातें आप ट्रैक कर सकते हैं। अब ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सोच करके देखिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है, लोग क्यों परेशान होते हैं, भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ होती है। अगर आपको कोई भी काम तेजी से कराना है तो सीधी सी बात है कि आपको फाइल में चांदी के सिक्कों के पहिए लगाने पड़ेंगे, तब वो फाइल आगे चलेगी। हरिशंकर परसाई ने इस पर व्यंग लिखा है और इसी भाषा का इस्तेमाल किया है। राग दरबारी का जो लंगड़ है, एक पात्र है, राग दरबारी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी का लिखा हुआ, जो खुद में एक IAS ऑफिसर थे यूपी कैडर के। उस लंगड़ को अपने जीवन में न्याय नहीं मिल पाता, वो चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि उसकी नोट शीट का निस्तारण ही नहीं होता है, फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। जब आप इस पर विचार करेंगे कि सच में यह कितना क्रांतिकारी कदम होगा गुड गवर्नेंस की दिशा में, तो ढेर सारी परतें अपने आप खुलती चली जाएंगी। दोस्तों, आप अपनी तरफ से इस पर डेफिनेटली विचार करें। मैं जानबूझ करके इसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस विषय पर फ्रेंड्स बस इतना ही। अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।